हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन 8 को कवर किया था। इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन 9 की बात करेंगे। तो सेक्शन 9 बात करता है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट। ऐसे फैक्ट जो कि नेसेसरी हैं या जो फैक्ट किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, उन फैक्ट्स से रिलेटेड बात सेक्शन 9 में कही गई है। अब इससे पहले अगर हम लोग समझे तो सेक्शन 9 को हम बेसिकली किस सेक्शन के नाम से जानते हैं, तो मेनली सेक्शन 9 को हम लोग टीआईपी के नाम से जानते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के नाम से जानते हैं। इस सेक्शन 9 में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है। बट अगर हम सिर्फ बात करें टीआईपी की, तो टीआईपी से रिलेटेड चीज़ें इसमें नहीं है। इवन टीआईपी तो बहुत छोटा सा पार्ट है, सेक्शन 9 जो है वो काफ़ी कुछ कवर करता है। बट अगर हम देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो टीआईपी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में भी पूछा गया शॉर्ट मार्क्स में कि टीआईपी से रिलेटेड प्रोविजंस को। तो टीआईपी जो है वो मेंस के लिए सिर्फ हम देखें तो टीआईपी वाला ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। बट ओवरऑल देखें तो इसमें काफ़ी कुछ है जो हम कवर करना है। अब इसमें हम बात करते हैं कि ऐसे फैक्ट्स जो कि नेसेसरी हैं इसलिए एक्सप्लेन करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी रेलेवेंट फैक्ट को। तो एक जनरल पढ़ते हैं पहले। तो फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस ए फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, और which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or relevant fact। और ये पार्ट्स में बेसिकली ये कई पार्ट्स में डिवाइड है। तो ऑल विच एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ अ थिंग और पर्सन whose identity is relevant, or fix the time or place at which any fact and issue or relevant fact happen, और कहता है क्या, which show the relation of parties by whom such fact was transacted are relevant in so far as they are necessary for that purpose। ओवरऑल इसमें कई सारे पार्ट्स हैं और हमें उस पार्ट्स को ब्रोक करना पड़ेगा। इसमें काफ़ी कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पहले पकड़ने पड़ेंगे या हमको अलग अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहला कहता है फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन। तो फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस, तो ऐसे फैक्ट जो कि नेसेसरी हैं एक्सप्लेन करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी एक फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट। तो ऐसे फैक्ट की बात की जाती है जो किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, या ऐसे फैक्ट जो किसी भी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। दूसरा कहता है और विच सपोर्ट, या तो वो सपोर्ट करते हैं, और रिबट, या तो वो सपोर्ट करते हैं या रिबट करते हैं किसे, एन इन्फरेंस सजेस्टेड बाई अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। या तो वो किसी फैक्ट इन इशू से क्या वो किस मतलब सपोर्ट करते हैं किसी फैक्ट इन इशू से रिलेटेड जो इन्फ्लुएंस है उसको सपोर्ट करते हैं, या वो किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड अगर कोई इन्फ्लुएंस है उसको रिबट करते हैं। और विच स्टैब्लिश द आइडेंटिटी, विच स्टैब्लिश द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी वाला पार्ट है यही हमें टीआईपी के बारे में बताता है। विच स्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग, किसी थिंग की भी और पर्सन की। तो पर्सन का होगा तो वो टीआईपी होगा, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के जो पर्सन का होगा, और थिंग्स का भी वैसे ही किया जाता है। हुज आइडेंटिटी इज रेलेवेंट है, और फिक्स द, और ठीक है ये हो गया, और फिक्स द टाइम और प्लेस, जहाँ पे टाइम और प्लेस को लेकर के बात की जाती है। एट विच एनी फैक्ट इज इशू, एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट हैपेंड। तो ये चीज़ जहाँ पे टाइम और प्लेस को लेकर के इशू आता है उस चीज़ में फिक्स करने के लिए भी जहाँ पे फैक्ट कोई नेसेसरी होते हैं। और विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज, ऐसे फैक्ट जो रिलेशन ऑफ पार्टीज बताते हैं, बाय हुम एनी सच फैक्ट ट्रांजेक्टेड। तो ये सारे फैक्ट क्या होंगे, आर रिलेवेंट इन सो फॉर एज दे नेसेसरी फॉर दैट पर्पज। ओवरऑल अगर हम लोग इसको एक जनरल ओवरव्यू लें कि इससे हमें क्या क्या निकलता है, तो इससे कई सारे पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 जो है ये बात करता है फॉर द फॉलोइंग facts are relevant। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन 9 को कुछ पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट, फैक्ट विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन अ
इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। तो पहला कहता है कि फैक्ट ऐसे फैक्ट जो कि नेसेसरी हैं इसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को तो एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा क्या कहता है कि ऐसे फैक्ट जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या कहता है कि फैक्ट विच आर नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस करेंगे किसे? वही फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट को। तो ऐसे फैक्ट जो कि किसी भी जो कि नेसेसरी है किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उन फैक्ट्स की बात करता है। अब जो चीज़ें किसी जो फैक्ट किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ऐसे फैक्ट तो ऐसे फैक्ट जो किसी चीज़ को नेसेसरी एक्सप्लेन करते हैं तो उस फैक्ट को हम लोग कहते हैं एक्सप्लानेटरी फैक्ट। और ऐसे फैक्ट जो कि किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनसे हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी फैक्ट। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड क्या है? तो दो पॉइंट हम लोगों ने थर्ड पॉइंट हम लोग देख करते हैं। कहता है फैक्ट विच सपोर्ट और अब ये सपोर्ट भी करता है या रिबट करता है या रिबट। तो सपोर्ट भी करेगा या रिबट करेगा किसे? एन इन्फरेंस। किसी इन्फरेंस को जो कि सजेस्टेड बाई किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट। तो सजेस्टेड बाई किसे? फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट। तो ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में हम लोग चलेंगे और इसको ब्रेक करते हैं। तो फैक्ट विच एस्टैब्लिश एस्टैब्लिश करते हैं क्या? एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग। वो किसी चीज़ की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करते हैं और पर्सन की whose आइडेंटिटी क्या है? इज रेलेवेंट। ऐसे चीज़ों की जिसकी आइडेंटिटी रेलेवेंट हो। फिफ्थ क्या कहता है? फैक्ट विच फिक्स द टाइम। ऐसे फैक्ट जो टाइम फिक्स करते हैं। फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच द फैक्ट द फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट वो हैपन हुआ हो। ऐसे फैक्ट की बात करता है। और लास्ट जो हमारा बात करता है रिलेशन की। तो सिक्स कहता है कि फैक्ट्स विच shows the relation of parties by whom any such fact
वाज ट्रांजैक्टेड। तो ये सारे फैक्ट्स जो भी होंगे वो आर रेलेवेंट। अब इसको हम लोग समझते हैं, इसमें से कुछ की पॉइंट्स निकल के आते हैं इन पांचों से। तो हम उस की पॉइंट को देखते हैं कि वो की पॉइंट क्या है। की पॉइंट की बात करें तो पहला आता है फैक्ट विच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पे कोई फैक्ट जो है वो किसी फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को एक्सप्लेन करता है। तो एक्सप्लेन करता है तो हम उसको रिलेवेंट फैक्ट, उसको हम मानेंगे कि वो एक रिलेवेंट फैक्ट है। दूसरा कहता है कि ऐसे फैक्ट जो किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो भी इंट्रोड्यूस किससे करेंगे, फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट को, तो वो चीज़ें रिलेवेंट है। थर्ड कहता है फैक्ट जो कि सपोर्ट करते हैं, किसी चीज़ के सपोर्ट में है। ये हो गया थर्ड पॉइंट, सपोर्ट करते हैं। चौथा कहता है जो किसी चीज़ को रिबट करते हैं, जो किसी भी फैक्ट एंड इशू को इन्फ्रेंस को सजेस्ट करते हैं या उस किसी भी उसको सॉरी ऐसे फैक्ट जो किसी फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट पे अपना इन्फ्रेंस को सपोर्ट करते हैं या अपने इन्फ्रेंस को रिबट करते हैं, तो ऐसे फैक्ट भी रिलेवेंट होते हैं। फोर्थ कहता है फैक्ट विच इस्टेब्लिश दी आइडेंटिटी, ऐसे फैक्ट जो आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करते हैं, किसकी, एनीथिंग। तो आइडेंटिटी का मतलब किसको, किसी थिंग की आइडेंटिटी, और साथ ही साथ कहता है किसी पर्सन की आइडेंटिटी। ऐसे फैक्ट जो किसी थिंग की आइडेंटिटी साथ साथ किसी पर्सन की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करते हैं जो कि रेलेवेंट, तो वो रेलेवेंट है। फिर फिफ्थ कहता है फैक्ट विच फिक्स, ऐसे फैक्ट जो फिक्स करते हैं टाइम या प्लेस एट विच द फैक्ट्स इन इशू, द फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट जो हैपन हो, जिस टाइम पे वो हुआ है अगर उससे रिलेट करते हैं, उसके टाइम को फिक्स करते हैं, तो वो भी रिलेवेंट होते हैं। और सिक्स कहता है फैक्ट विच शो द रिलेशन, ऐसे फैक्ट जो रिलेशन शो करते हैं, रिलेशन किसमें, पार्टीज में, बाई हुम एनी सच फैक्ट वाज ट्रांजैक्टेड। तो ये सारे फैक्ट क्या होंगे, तो ये सारे फैक्ट अपने आप में रेलेवेंट होंगे, ये सारे फैक्ट अपने आप में रेलेवेंट फैक्ट हैं। अब इसके लिए हम लोग चलते हैं इसके इलस्ट्रेशंस पे। तो इलस्ट्रेशन पे चलते हैं, पहला इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो ये कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन डॉक्यूमेंट इज अ विल ऑफ ए, क्या जो एक गिवन डॉक्यूमेंट है वो ए का विल है। तो ए द स्टेट ऑफ एज प्रॉपर्टी एंड ऑफ हिज फैमिली एट द डेट ऑफ एलिज्ड विल मे बी अ रेलेवेंट फैक्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ए है एक पर्सन, ए ने एक विल बनाई, ये विल है ए की। अब ये क्वेश्चन में है कि क्या जो एक विल है ये ए की ही विल है कि किसी और की विल है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं कि क्या, अब हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ये ए की ही विल है या किसी और की है। अब इसको प्रूफ करने का तरीका है कि ए ने जो भी लिखा अपने विल में, तो जिस जिस प्रॉपर्टी को मेंशन किया है, अब उस डेट पे देखा जाएगा कि क्या वो प्रॉपर्टी जो भी जिस चीज़ को उसने मेंशन किया है वो उसकी फैमिली के पास है कि नहीं। अगर वो चीज़ें उसके फैमिली के पास हैं तो ये माना जाएगा कि ये एक रेलेवेंट फैक्ट है, और रेलेवेंट फैक्ट होने के नाते ये जो विल है वो सही है, एक राइट विल हो जाएगी। अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो ये मान लिया जाएगा कि ये विल सही नहीं है, ये किसी और की विल है। तो ये सिंपल सा फैक्ट है जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है किसी फैक्ट को। फिर बी में चलते हैं। ए सूज बी फॉर लीबल, फॉर द लीबल, ए जो है वो बी को सू करता है लीबल के लिए, इम्प्यूटिंग अ डिस्प्रेक्टिव कंडक्ट टू ए। बी अफर्म दैट द मैटर एलिज टू बी लाइबलस इन अ ट्रू। अब बी अफर्म कहता है दैट द मैटर एलिज टू बी लाइबलस इज ट्रू। अब बी कहता है कि जो उसने उसके बारे में कहा वो सही है। द पोजीशन and relation of parties at the time when the libel or publish may be relevant as introductory to the fact in issue। और दूसरा कहता है the particulars of a dispute between A and B about a matter unconnected with a alleged fact alleged libel are irrelevant to the fact was a dispute may be relevant if the affected relation between A and B। सिंपल सा है कि A जो है वो उस B के खिलाफ एक libel पब्लिश करता है। अब B के उसको क्लेम करता है, तो बी कह ए ने पब्लिश किया बी के कहने, तो बी उस पर क्लेम करता है, तो ए कहता है कि उसने जो भी कहा वो ट्रू है। अब ऐसी चीज़ें से क्या होता है कि अगर ये रिलेशन पता चलता है, पोजीशन और रिलेशन पता चलता है, इससे इंट्रोड्यूस होता है, तो वो चीज़ें इसके फैक्ट एंड इशू के लिए इंट्रोडक्टरी हैं। उस चीज़ों से जो भी चीज़ें पब्लिश होती हैं, अगर उससे पता चलता है कि क्या टाइम था व्हेन द लीबल वाज पब्लिश, इस चीज़ का या रिलेशन का पता चलता है
या उनकी पोजीशन का पता चलता है कि क्यों उसने किया, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक इंट्रोडक्शन दे रही हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें एक रिलेवेंट फैक्ट में आ जाएंगी। फिर देखते हैं ए इज एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, द फैक्ट दैट सून आफ्टर द कमीशन ऑफ क्राइम ए एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज हाउस इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 में हम लोगों ने पढ़ा है कि उसका ये कंडक्ट हो जाएगा, ये कंडक्ट है उसका, एज अ कंडक्ट सब्सिक्वेंट टू अफेक्टेड बाय द फैक्ट इन इशू। तो ये हो गया। अब ये क्या कर रहा है, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे ही उसने कहा कि वो, जैसे ही उसने मतलब फैक्ट क्या है कि ए ने क्राइम किया और जैसे ही उसने कमीशन किया वो भाग गया, तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वो अपने घर से भाग गया है, जिससे पता चला कि वो सेक्शन 8 में उसका कंडक्ट शो कर रहा है। फिर कहता है द फैक्ट दैट व्हेन एट द टाइम व्हेन ही लेफ्ट होम ही हैड सडन एंड अर्जेंट बिजनेस। अब ये भी तो हो सकता है कि जब वो उस टाइम उठ के गया तो उसको सडन अर्जेंट बिजनेस कोई आ गया, कुछ काम पड़ गया और चलना अचानक से, आप इधर बोले कि देखो पुलिस आ रही है, उसको याद आया कि कुछ काम है यार, या उसको कहीं बाहर जाना हो, ऐसे रिलेटेड उसका कोई बिजनेस है। एट टू प्लेस विच ही वेंट इट्स रेलेवेंट एज टू टेंडिंग टू एक्सप्लेन व्हाट फैक्ट्स आर लेफ्ट होम सडनली। तो अगर वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए घर छोड़ रहा है तो वहाँ पे वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है कि वो किस पर्पज के लिए गया था जिस टाइम पे उसने घर छोड़ा। फिर द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ऑन विच ही लेफ्ट आर नॉट रिलेवेंट एक्सेप्ट इन सो फार एज नेसेसरी टू शो दैट बिजनेस वाज सडन अर्जेंट। अब ये अगर वो लगता है कि जो भी वो बता रहा है अगर वो रिलेवेंट नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो रिलेवेंट है तो ये शो करेगा कि उसका जो बिजनेस है वो अर्जेंट है। तो एक्सेप्ट क्या कि अगर उसने जो भी डिटेल्स दी उससे पता चलता है वो रेलेवेंट, तो द बिजनेस ऑन विच ही लेफ्ट आर नॉट, वो रेलेवेंट नहीं है। ये कब पता चलेगा, ये तब पता चलेगा कि जब उसका जो बिजनेस है वो रेलेवेंट था, मतलब अर्जेंट, और उसमें सडन था और अर्जेंट जाना था। तो सिंपल से इसको समझते हैं कि ये किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस कैसे कर, कि ए है और ये बी है। अब ए ने एक ऑफेंस कमिट किया और बी बोलता है उसको कि देखो पुलिस आ रही हो। जैसे ये बात सुनता है तो ए यहाँ से चला जाता है, ए गोज। तो अब बी कहता है कि सर मैंने जैसे बोला वो ए का कंडक्ट था कि वो वहाँ से चला गया, तो ए ने कंडक्ट किया कि वो चला गया तुरंत। अब ये भी तो हो सकता है कि ए के पास कुछ और भी वर्क हो। अब अगर ए ने एविडेंस में ये चीज़ बताता है कि उसको कोई सडन बिजनेस था जो कि अर्जेंट था, बिजनेस था और वो अर्जेंट था, तो ऐसे बिजनेस के लिए वो अगर कोई भी एविडेंस देता है तो वो एविडेंस जो है वो रेलेवेंट होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो अपने चीज़ का जो भी उसके एलिगेशन है उसके एक्सप्लानेशन में कुछ एविडेंस ला रहा है। सिंपल सा है। तो ये हो गया इसका। अब हम लोग जो मेन पार्ट है इसका कि जो टीआईपी की बात करते हैं कि टीआईपी क्या है। टीआईपी ये सारी चीज़ें तो इसमें है, बट इसके साथ इसमें जो एक मेन कॉन्सेप्ट आता है वो है टीआईपी, जिसको कहते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, टीआईपी। अब टीआईपी कैसे क्या होता है, एक जनरल एग्जांपल से समझते हैं कि एक पर्सन है, ये है ए, एक पर्सन है, ये है बी। अब ये बी है, एक वोमेन है, मान लीजिए ये एक वोमेन है और ये रास्ते में जा रही थी और ए जो है वो बाइक से आता है और उसकी जो के गले में एक गोल्ड की चैन थी, इस चैन को वो स्नैच करके भाग जाता है लेकर के। वो वुमेन जो है, वो बी जो है वो जाती है कंप्लेन करती है। कंप्लेन करने के बाद से पुलिस ने मान लीजिए कि कुछ लोगों को पकड़ा। अब उसने पकड़ा, एक्स को पकड़ा, वाई को पकड़ा, जेड को पकड़ा, ए को पकड़ा, सी को पकड़ा, इतने लोगों को पुलिस ने पकड़ा। अब ये जो वुमेन है बी है, अब पुलिस इसको बुलाएगी कि आप आइडेंटिफाई करो कि इसमें से किसने पकड़ा। अब अगर बी ने जब ये चैन स्निच करने आया उसने अगर ऐसे किसी भी फैक्ट पे ध्यान दिया या उससे रिलेटेड किसी भी चीज़ पे देखा, अब लाइक उसकी साइज़ क्या है, ठीक है, उसके हेयर कैसे हैं, क्या हेयर कलरफुल हैं या हेयर घुघराले हैं, कैसे हैं, कर्ली हेयर्स हैं, कुछ भी हैं, साइज पे, हेयर पे, कि बॉडी साइज क्या है, कोई टैटू देख लिया कि मान लीजिए हाथ पे या गले पे कोई टैटू था जो उसको शो हो गया। अब मान लीजिए कि इसने जब जो इसका चैन लेके भाग रहा था उसने देखा कि उसके बाल एक तो घुघराले हैं, कर्ली हैं,
कर्ली हेयर्स हैं और उसके बॉडी पे गले पे एक टैटू है। अब जब वो देखेगी तो वहाँ पे वो एक्स में वो चीज़ उसे नहीं मिलेगी, वाई में नहीं मिलेगी, जेड में नहीं मिलेगी, बट ए के अंदर उसको अगर वही सेम एक्यूज है तो उसके जो हेयर्स हैं वो भी उसको मिल जाएंगे कर्ली, और उसके बॉडी पे, गले पे सॉरी, नेक पे उसको टैटू भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन कर रही हैं कि उसने जो देखा उसके अकॉर्डिंग किसी का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन किया, उसने आइडेंटिफिकेशन किसी का किया, तो वो आइडेंटिफिकेशन वैलिड होगा। अब इस टेस्ट आइडेंटिफिकेशंस के लिए पहले कुछ गाइडलाइंस आई थी। तो टेस्ट टीआईपी करने के लिए पहले तो क्या कोई गाइडलाइंस आई हैं? गाइडलाइंस, तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये केस में दी गई हैं और केस का नाम है हीरा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी 2007, ये 2007 का केस है। इसमें टीआईपी को लेकर के कुछ गाइडलाइंस आई हैं। पहली गाइडलाइन क्या है? टीआईपी डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट सब्सटैंशियल एविडेंस। These are used only for the purpose of corroboration। ये जो टीआईपी है वो कोई सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं है, बट ये यूज किए जा सकते हैं कोलैबोरेशन के पर्पज से। दूसरी क्या गाइडलाइन आई? दूसरी गाइडलाइन आई द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ होल्डिंग ए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टीआईपी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे एज is to test is to test the memory of witness। ये इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है टीआईपी का इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे करने का, उससे क्या होता है कि सिर्फ विटनेस की मेमोरी पता चल जाए कि क्या वो सही में उसको पहचान सकता है या नहीं पहचान सकता, इसलिए टीआईपी करवाई जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है? टीआईपी शुड बी कंडक्ट की जाती है एज सून एज आफ्टर दी अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड। तो टीआईपी जो है वो शुड बी कंडक्टेड एज सून एज आफ्टर द अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड। तो टीआईपी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अरेस्ट के बाद करवा लेनी चाहिए। और एक लास्ट गाइडलाइंस में आती है निकल के, वो है एप्रिसिएशन ऑफ टीआईपी will depend upon trustworthiness ऑफ विटनेस। अब विटनेस जितना ट्रस्टवर्दी होगा उस पर टीआईपी कंडक्ट कराने के लिए उतना जल्दी ही विचार किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो एप्रिसिएशन होगा टीआईपी का, ये डिपेंड करेगा ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ विटनेस की ट्रस्टवर्दीनेस पे डिपेंड करेगा। के बाद से हम लोग चलते हैं कि
टीआईपी पहले तो हम ये समझते हैं कि टीआईपी क्या है, और जो टीआईपी सेक्शन 9 में होती है वो किस किस चीज़ के लिए होती है। तो टीआईपी सेक्शन 9 वाला क्या है, तो टीआईपी का सीधा मतलब होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अब ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन किसके लिए होती है, तो एक तो ये किसी पर्सन के लिए भी हो सकती है और किसी थिंग के लिए भी हो सकती है। जैसे एक आदमी का फ़ोन चोरी हो गया, लाइक उसका एक फ़ोन था वो गायब हो गया। अब पुलिस ने कुछ खोजा, उसको कुछ एक्यूज मिले, उसमें से उनके पास ढेर सारे फ़ोन मिले, लाइक उनको 20 फ़ोन मिल गए। अब उस 20 फ़ोन को एक लाइन से रख दिया जाएगा और पुलिस पहले उससे पूछ लेगी कि बताओ भाई तुम्हारा फ़ोन कौन सा था, उससे डिटेल ले लेगी और डिटेल के बाद वो सारे फ़ोन लाइन से रख देगी। अब उस पर तो आदमी को क्या होगा, उसमें से अपना फ़ोन खोजना रहेगा, उसमें से वो जितने फ़ोन है उसमें से अगर वो अपना फ़ोन खोज लेता है तो ये माना जाएगा कि उसने आइडेंटिफिकेशन कर दिया। तो सेम इस तरह पर्सन में भी वो सारे पर्सन को एक लाइन से खड़ा कर दिया जाएगा, उसमें से कहा जाएगा कि आप इसमें से देख के बताओ कि इसमें से किस पर्सन ने आपके साथ ऑफेंस कोई करने की कोशिश की, तो उस चीज़ को जस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कहते हैं। अब में केस है कि क्या हो अगर एक्यूज जो है, सॉरी विक्टिम जो है, वो एक्यूज्ड को पहले से जानता हो, उसको पहले से जानता हो। मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि दो पर्सन हैं और दोनों एक ही गांव के हैं या एक ही लोकेलिटी के रहने वाले हैं, इसने इसके ऊपर ऑफेंस किया। अब यहाँ पे क्या है कि विक्टिम जो है कि उसको पहले से जानता है, तो क्या वहाँ पे टीआईपी करने की ज़रूरत है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को डिसाइड किया था मेहताब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर विक्टिम जो है या विटनेस हैं वो एक्यूज्ड को पहले से जानते हैं तो नो नीड टू कंडक्ट टीआईपी, तो टीआईपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद इसमें एक पॉइंट आता है कि क्या टीआईपी हु में कंडक्ट टीआईपी, टीआईपी कौन कंडक्ट करता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है एनी पर्सन। अब चाहे वो पर्सन पुलिस हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, या वो एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ये सारे लोग टीआईपी को कंडक्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कि एविडेंसरी वैल्यू क्या है। टीआईपी की एविडेंटरी वैल्यू क्या है, तो व्हाट इज द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ टीआईपी। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था संदूक सिंह के केस में, संदूक सिंह वर्सेस इजहार हुसैन, 1973 का है सुप्रीम कोर्ट का। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया टीआईपी इज नॉट सब्सटैंशियल टीआईपी इज नॉट सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस। टीआईपी कोई सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है और इट कैन बी यूज्ड एज corroborative of the statement given in कोर्ट। तो अगर हम देखें तो एविडेंसरी वैल्यू क्या होती, तो एविडेंसरी वैल्यू ये है कि इसको कोई सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाता है, बट इसका यूज करके कोलोबरेशन किया जा सकता है, मतलब कि जहाँ पे इसको चेक किया करना हो वहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है। तो टीआईपी कोई एक सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती, बट इसका जो इस्तेमाल है वो कोलोबरेशन के लिए किया जाता है
ताकि एक्चुअल में पता चल सके कि क्या वही पर्सन है या कोई दूसरा पर्सन है। तो इसकी बात की गई है। अब क्या जो टीआईपी है, टीआईपी इज क्रेडिबल और नॉट। तो क्रेडिबिलिटी क्या है टीआईपी की, सिंपल में कहें क्रेडिबिलिटी। तो क्रेडिबिलिटी की बात करें तो टीआईपी जो है वो क्रेडिबल नेचर का है। इट इज क्रेडिबल, ये क्रेडिबल नेचर का है। इट इज क्रेडिबल नेचर, सॉरी इन नेचर, इट इज क्रेडिबल इन नेचर, बट सेम वही कोलैबोरेशन जरूरी है। तो बट कोलैबोरेशन इज मस्ट, या कोलैबोरेशन जरूरी है। तो टीआईपी क्या है, क्रेडिबल है या नहीं क्रेडिबल है। तो उसके लिए कहा गया कि जो टीआईपी है वो क्रेडिबल है, बट इसके लिए कोलैबोरेशन मस्ट है। तो टीआईपी के केसेस में आपको कोलैबोरेशन कराना पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें क्या है इसमें आ सकता है, तो अब वैल्यू पर्पज क्या होता है लेने का, पर्पज फॉर कंडक्टिंग टीआईपी। टीआईपी करने का पीछे पर्पज क्या होता है। तो पर्पज ये होता है सिंपल कि जो विक्टिम है वो या विटनेस है, विटनेस या विक्टिम, वो एक्यूज्ड को पहचान सकें। तो एक्यूज को वो पहचान सकें, इसका जो मेन पर्पज है ये वही है, और अदरवाइज कोई और पर्पज नहीं होता है। इससे क्या होता है कि जो ये मतलब कि श्योर हो जाता है कि ये वही जिसको हमने पकड़ा है, पुलिस ने जिसे पकड़ा है वही सही मतलब पर्सन है। फिर क्या किसी एक्यूज्ड को, मान लीजिए कोई एक्यूज्ड है, अगर उसको पुलिस ने पकड़ा, मतलब कि वो पकड़ा जाता है और वो क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है, रिफ्यूजल कर देता है अपना आइडेंटिफिकेशन से। तो अगर कोई विटनेस आइडेंटिफिकेशन में रिफ्यूजल कर देता है तो वहाँ पे उसका मतलब कि जो टीआईपी है वो नहीं होगा। मतलब कि अगर एक्यूज जो है वो डिनाई कर देता है, डिनाई कर देता है फॉर टीआईपी, टीआईपी के लिए वो डिनाई कर देता है, तो उस केस में क्या होगा। तो अगर वो डिनाई कर देता है तो उसका टीआईपी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन से इस चीज़ का पता चल जाएगा। बट अगर इसका कोई ड्रॉबैक भी होगा या नहीं होगा, तो इस केस में क्या होगा कि प्रोसिक्यूशन कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर नॉट होल्डिंग टीआईपी। और इसके साथ ही साथ और क्या होगा कि जो एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड के अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट है वो यूज किया जाएगा। यूज किया जाएगा, इट मे बी यूज अगेंस्ट दी स्टेटमेंट। सिंपल सा पर्सन है कि इसको एग्जांपल से समझते हैं कि क्या होगा। जैसे एक पर्सन है ए, अब ए का किसी ने मर्डर कर दिया। अब ए के मर्डर के बाद से पुलिस क्या करती है, बी को पकड़ती है, सी को पकड़ती है, डी को पकड़ती है, एक्स को पकड़ती है, वाई को पकड़ती है, जेड को पकड़ती है। अब ए का जब मर्डर हुआ तो वहाँ पे 2 आई विटनेस थे। अब उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जब आइडेंटिफिकेशन में बुलाएगा तो उन्होंने कह दिया कि जो डी पर्सन है, ठीक है, ये डी ऑफेंस किया है, डी ही था। लेकिन क्या हो कि अगर इनमें से जो, जब उसने डी को पकड़ा तो डी मना कर दे कि मैं अपना टीआईपी नहीं कराऊंगा, तो उस केस में क्या होगा कि जब डी टीआईपी कराने से मना कर दे, तो अब ऐसे केसेस में क्या होगा कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको कभी ब्लेम नहीं किया जाएगा कि उसने टीआईपी नहीं करवाई। और साथ ही साथ ये जो उसने जो स्टेटमेंट दिया
कि वो अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाना चाहता है, ये कहीं ना कहीं ये उसके अगेंस्ट में यूज होगा। अगेंस्ट में इसलिए यूज होगा क्योंकि अगर कोई पर्सन कोई गलत ऑफेंस नहीं किया तो वो आखिर वो क्यों बचेगा, तो इसलिए इसका जो पर्सन है उसके अगेंस्ट में यूज होगा। और मेनली क्या है कि अगर वो मना कर देता है, डिनाई कर देता है, तो टीआईपी उसका कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ये एक पोजीशन है। अब क्या है कि अगर कोई क्राइम है, क्राइम बाय सेवरल पर्सन, मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया है, तो इसमें क्या है कि अगर भाई बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया है, तो अब कोई विक्टिम है, वो एक विक्टिम है, ये खड़ा होकर कहता है कि सर ये भी थे, ये एक पर्सन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, 5 लोग को पकड़ी। अब ये कहता है कि ये भी इन्होंने भी थे, ये भी थे, ये भी थे। मान लीजिए इसमें ये भी तो हो सकता है कि वो उसकी किसी से पर्सनली सीरियस एनमिटी हो, एनमिटी, और उसका वो नाम जानबूझ के उसमें डलवा दे। तो ऐसे चीज़ों से टैकल करने के लिए एक केस आया, चंद्रशेखर वर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, चंद्रशेखर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये है 2001 का सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक थ्योरी दी जिसे कहते हैं टू विटनेस थ्योरी। अब टू विटनेस थ्योरी क्या है, तो जैसे कि अगर यहाँ पे एक एक्यूज्ड है, इसने ए को पहचाना, बी को, सी को, तो इसके साथ ही साथ अगर कोई और एक्यूज्ड है तो उससे भी इसका कोरोबोरेशन करवाना पड़ेगा। कोरोबोरेशन नेसेसरी है। तो ऐसे केसेस में कोरोबोरेशन करवाना जरूरी होता है। बट ऐसे भी केसेस हो सकते हैं ना कि जैसे कि अब लाइक रेप जैसे ऑफेंसेस हैं, रेप है या ऑफेंसेस अगेंस्ट वोमेन है। अब इस केसेस में क्या होगा कि ऐसे प्लेस, ऐसे जो ऑफेंसेस है वो ऐसे प्लेस में होते हैं जहाँ पे कोई पर्सन अकेला होता है, इसके आसपास कोई और नहीं होता है, तो उस केस में कोई और तो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए ऐसे केसेस में उसने डाल दिया कि जो वोमेन जो भी कह देगी, जिसके अगेंस्ट में वो एलिगेशन लगा लेगी, एलिगेशन लगा देगी, उस पर्सन को ही प्रूव करना पड़ेगा। कोर्ट ये प्रज्यूम कर लेगा कि उसी पर्सन ने किया है। तो ऐसे केसेस को इसलिए इसने छोड़ दिया है। बट अगर वहाँ पे मेनली क्या होगा कि कोर्ट क्या करेगी, टू विटनेस थ्योरी अप्लाई करेगी ऐसे केसेस में जहाँ पे मल्टीपल सेवरल पर्सन है, बहुत सारे पर्सन है, वहाँ पे ये मल्टीपल पर्सन से इसका विटनेस का एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, उनका आइडेंटिफिकेशन कराया जाएगा। और अगर उसमें कहीं भी बेनिफिट ऑफ डाउट निकलता है, बेनिफिट डाउट आता है, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट का बेनिफिट जो है वो एक्यूज्ड को जाएगा कि भाई वो नहीं था। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक्यूरेट पता चल जाता है, लाइक कि अब ए का मर्डर हुआ और उसको बी और सी ने देखा कि किसने किया। अब पुलिस ने उन्होंने देखा कि अब इसका क्या होगा कि पुलिस ने एक्स को पकड़ा, वाई को पकड़ा, जेड को पकड़ा, एम को पकड़ा, एन को पकड़ा। तो उस केस में क्या होगा कि अब बी बताता है कि एक्स ने था, एक्स था, वाई था और जेड था और एम था। लेकिन सी बताता है कि नहीं सर, सिर्फ एक्स था, वाई था और जेड था, वो एम का नाम नहीं लेता। तो उस केस में क्या होगा कि एन एम के फेवर में बेनिफिट ऑफ डाउट चला जाएगा। तो अगर कोलोबरेशन के बाद इसको हटाया भी जा सकता है, तो आफ्टर कोलोबरेशन इसको हटाया जा सकता है। तो ये सीधा है कि अगर सेवरल पर्सन हो तो कोर्ट क्या करेगी, ये टू विटनेस थ्योरी को अप्लाई करेगी। अब इसमें हम लोग चलते हैं। एक आता है कि अगर क्या कन्विक्शन हो सकता है, कन्विक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टीआईपी। तो ये क्वेश्चन जो ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल है। किसी केस में ये कन्विक्शन किया भी जा सकता है और किसी केस में ये नहीं भी किया जा सकता। ये टोटली डिपेंड करता है नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ केस। ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे कि क्या किया गया है कि कन्विक्शन किया गया है। जैसे एक लीडिंग केस है राम नाथ
महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। मेनली क्रिमिनल लॉ में जो केसेस ज़्यादातर निकल के आते हैं वो यूपी बिहार से ही होते हैं, झारखंड से। तो ये ज़्यादातर आपको यहीं के केसेस मिलेंगे। AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें क्या था कि डकैती प्लस मर्डर का चार्जेस थे एक्यूज के ऊपर। अब प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस थे, PW थे, वो क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एक्यूज को। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये एक्यूज का जो रिकॉग्नाइज करते हैं, अब ये यहाँ पे फिर उन्होंने इसका टू विटनेस से टेस्ट भी करवा लिया, तो वहाँ पे भी वो रिकॉग्नाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि जो भी मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया वो एक सब्सटेंशियल एविडेंस है। तो ये माना जाएगा कि इस केस में कि इस पे इसी के बेसिस पे कन्विक्शन हो जाता है। इस केस में इस पे कन्विक्स बेसिस पे कन्विक्शन भी किया गया था। फिर अब किसी का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा, तो व्हाट आर द मोड्स, इसलिए आइडेंटिफिकेशन के क्या क्या मोड्स हो सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के कई सारे मोड्स हो सकते हैं, लाइक कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि उसकी साइज से पता कर लें हम, साइज से पता कर लें कि वो पर्सन कौन है। हाइट से, अब लाइक एक गांव है, उसमें एक ही आदमी ऐसा है जो 8 फीट का है और कोई है ही नहीं, तो 8 फीट का आदमी अपने आप में दूर से ही दिख जाएगा कि यही है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई उसे देखेगा तो ऑटोमेटिक पहचान जाएगा कि ये वही है। एज से पहचान सकती है, उसके वॉइस से पहचान सकती है, आवाज़ उसकी, उसके हेयर से पहचान सकती है, इवन उसकी हैंड राइटिंग से भी पहचाना जा सकता है, फिंगरप्रिंट से, फुटप्रिंट से। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे किसी का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। तो अब टीआईपी जो है, टीआईपी का मतलब ओवरऑल पर्पज होता है क्या कि एक तो जो एक्यूज्ड है वो, पुलिस ने सही अक्यूज्ड को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, एक तो वो चेक करना होता है। दूसरा, अगर कभी भी टीआईपी अगर होगा तो वो कोरोबोरेटिव नेचर का होगा। तो ये इतना टीआईपी से रिलेटेड है पॉइंट। के बाद से आई थिंक इसमें कुछ बचता नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना सफिशियंट है इसके लिए। तो अगर आपको कोई और भी इसमें प्रॉब्लम हो या आपकी कोई और भी क्वेरी हो तो वहाँ पे आप हमें जुडिशरी फॉर लाइफ पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।